तो दोस्तों हम लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे एज ए थिंकर। तो इनका टाइम पीरियड 1891 से 1956 के बीच में रहा है। इनको दलित धारक कहा जाता है और ये आधुनिक जो भारत है उसके निर्माता हैं। साथ ही साथ जो भारत का संविधान है उस पर इनकी गहरी छाप है, या यूं कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को जो वर्तमान स्वरूप है उसको प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अंबेडकर जी को एज ए थिंकर पढ़ते हैं। तो इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के अंबाबड़ी नामक गांव के ग्रामीण महार परिवार में हुआ था और रामजी सकपाल के घर में इनका हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल थे। इनके पिता कबीरपंथी विचार मार्ग से जुड़े हुए थे तथा अंग्रेजी सेना में शिक्षक थे। अम्बेडकर का प्रारंभिक नाम भीमराव रामजी अंबावडेकर था, किंतु कुछ उच्चारण की दुरूहता को देखते हुए एक ब्राह्मण अध्यापक ने अपना अंबेडकर उपनाम इनको दे दिया। तब से यह भीमराव अंबेडकर के नाम से पहचाने जाने लगे। भीमराव के महार जाति के होने के कारण बाल्यकाल से ही कटु एवं पीड़ादायक अनुभव प्राप्त हुए। भीमराव को गोरेगांव में बैलगाड़ी की घटना तथा सतारा में पानी पीने की घटना ने बहुत ही आहत किया तथा उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। तो बेसिकली सतारा में पानी पीने की घटना क्या थी कि इनको जो दलित कम्युनिटी के थे तो उनको पानी पीने नहीं दिया गया था। मतलब जो कुएं से पानी निकाला जाता था तो इनको उस पानी में हिस्सा नहीं दिया गया था, इन द सेंस कि इनको पानी पीने नहीं दिया गया था कुल मिला के। क्यों? क्योंकि ये दलित जाति के थे इसलिए। फिर कालांतर में इनके पिता परिवार को दापोली से मुंबई ले आया था। इनका दाखिला एल्फिस्टन स्कूल में करवाया। भीमराव ने उसी स्कूल से इंटर कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भीमराव के लिए बीए में अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो गया। भीमराव की आर्थिक परिस्थिति को देखकर एक समाज सुधारक किर्लोस्कर ने बड़ौदा के महाराज से 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दिलवाई। 1912 में अंबेडकर ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ौदा के स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट की नौकरी को ज्वाइन कर लिया। कालांतर में बड़ौदा के महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव ने प्रवेश लेकर एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की तथा लंदन के ग्रेज इन से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इनका जीवन परिचय संक्षेप में देख लेते हैं। तो इनका जन्म महू छावनी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया स्कूल से प्राप्त की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1924 में डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की। फिर 1927 में दो संघ बनाए, समाज समता संघ और समता सैनिक। 1927 में मुंबई विधानसभा के सदस्य नियुक्त किए गए। फिर 1927 में महाड़ सत्याग्रह यानी कुओं व मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। फिर 1930 में बलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। 1928 में दलित वर्ग शिक्षा समिति डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी बनाई। 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष वंचित वर्गों की अपेक्षाओं को प्रकट किया। ऐसे ही मांगे उन्होंने 1919 में साउथ बोरो समिति के समक्ष रखी, विशेषकर पृथक निर्वाचन व मतदान की। साउथ बोरो समिति की अनुशंसा पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर। फिर 1942 में इस पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल दिया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1942 में, जो कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी, 1942 में इसको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना दिया गया। यह उनका अंतिम दल था। फिर अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद इस संघ ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1957 में बनी, ये मतलब इसने अपना नाम चेंज कर लिया था। 1944 में अंबेडकर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य नियुक्त किए गए थे और इन्हें श्रम विभाग दिया गया था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे 1930, 1931, 1932 में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में। परिणाम स्वरूप मैकडॉनल्ड पंचार्ट द्वारा दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन जो मैकडॉनल्ड पंचार्ट हुआ था, मैकडॉनल्ड अवार्ड हुआ था, उससे संबंधित गांधी व अंबेडकर के मध्य 1932 में पुनः समझौता हुआ था। बेसिकली गांधी जी इससे क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने कहा कि इससे पूरी जो हिंदू समाज है वो पूरी तरह से बट जाएगा
तो आप जब 1932 में समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, उसमें कहा गया कि जो दलित कम्युनिटी है या अनुसूचित जाति जनजाति है उसके लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएंगी, आप पृथक निर्वाचन की मांग मत कीजिए, उसी निर्वाचन में आपके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। अंबेडकर दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था के हिमायती थे, जबकि गांधी इसके विरोधी थे। गांधी का मानना था कि मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट से हिंदुओं का विभाजन होगा, इसलिए गांधी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अनिच्छापूर्वक ही अंबेडकर ने पूना पैक्ट को 1932 में स्वीकार किया। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी अंबेडकर जी की, लेकिन अब गांधी जी एक बार अगर आमरण अनशन में चले गए, अब गांधी जी उस समय इतना बड़ा फेस हो चुके थे कि कहीं अगर गांधी जी की मन मुरा जाते तो इसका सारा ब्लेम किसके ऊपर आता? अंबेडकर जी के ऊपर आया। तो लोगों ने समझाया कि आप भी थोड़ा सा समझौता करिए, गांधी जी को बचा लीजिए। 1946 में अंबेडकर संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए। यह निर्वाचन जैसोर कुलना, जो कि बंगाल में है, से मुस्लिम लीग की सहायता से हुआ था, किंतु विभाजन के बाद यह प्रांत पाकिस्तान में चला गया। तत्पश्चात मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयकर से रिक्त करवाकर उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में लाया गया। इसमें कांग्रेस ने सहयोग दिया था। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। वे इस पद को खाली साबूदानी वाला पद कहते थे। खाली साबूदानी वाला पद कहते थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास शक्ति ही नहीं है कानून बनाने की, तो किस प्रकार का ये पद हुआ। 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण नेहरू के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि हिंदू कोड बिल पर नेहरू के साथ इनका मतभेद हो गया था, इसलिए मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे समानता और सशक्तिकरण के समर्थक अंबेडकर नारी अधिकारों, फॉर एग्जाम्पल तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के लिए ही 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसका पूर्व सत्तावादी हिंदू कट्टरपंथियों ने भारी विरोध किया था। हिंदू कोड बिल मुद्दों पर 1951 में त्याग पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की समस्या को अनछुआ छोड़कर आर्थिक समस्याओं से संबंधित विधेयकों को पारित करने से हमारा संविधान एक मजाक बनकर रह जाएगा और यह गोबर के ढेर पर महल जैसा साबित होगा। 1952 का लोकसभा चुनाव अंबेडकर जी ने बॉम्बे उत्तर केंद्रीय क्षेत्र, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लड़ा था। ये याद रखिएगा कहां से लड़ा था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनकी पार्टी थी, वे चौथे स्थान पर रहे। विजेता कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सादोबा कालरोलकर थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, जिन्होंने अंबेडकर जी को हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी थे, इनका नाम था नारायण सादोबा कालरोलकर। 1954 में बांद्रा में हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 1952 में वे मुंबई राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। नेहरू ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा दिए गए दमनात्मक कार्यों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। फिर क्रिस्टोफर जेफरी लॉट अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, जो कि 2005 में आती है, में लिखती हैं कि अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त नहीं कर पाए। वे ठोस सामाजिक सुधार करने में असफल रहे, जैसे हिंदू कोड बिल। ये संपूर्ण भारत के अस्पृश्यों यानी जो अनटचेबल्स हैं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल की स्थापना भी नहीं कर पाए। अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु, भारतीय संविधान का पिता, 20वीं सदी का स्मृतिकार भी कहा जाता है। अंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली आयोग जिसे कहा जाता है, क्योंकि इनके अध्यक्षता में ही यह आयोग बना था, 1953 की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा था कि मेमनों के ऊन कतल ली गई है। मेमनों के ऊन कतल ली गई है, वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। फिर 1930 में अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था। फिर अंबेडकर के 3 आदर्श थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अंबेडकर पर अमेरिकी विद्वान जॉन डीबी या निग्रो लोगों की शिक्षा के लिए काम करने वाले बूटर टी वशिंगटन का भी प्रभाव है। भीमराव अंबेडकर का नाम उनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव ने दिया था। अंबेडकर जो उपनाम था। प्रोफेसर के.बी. राव ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया अ क्रिटिकल कम्युनिटी, जो कि 1951 में आई थी, में नेहरू व पटेल को संविधान निर्माण में उनके योगदान के कारण सभापतित्व करने वाले देवता, प्रिसाइडिंग डेटीज कहा है, तथा अंबेडकर को संविधान की जननी यानी मदर कहा। प्रसिद्ध कृतियां तो रनाडे, गांधी और जिन्ना, ये 1913 में पुस्तक आती है। कास्ट इन इंडिया 1917 में बुक आती है। फिर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में आती है पुस्तक। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज 1923 में आती है, पीएचडी का टॉपिक था इनके।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन 1936 में पुस्तक आती है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया अम्बेडकर जी ने। फिर गांधी एंड गांधीजम 1943 में पुस्तक आती है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में आती है। हु वर द शूद्रास, शूद्रास कौन थे 1946 में बुक आती है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी 1947 में बुक आती है। फिर अनटचेबल्स कोलन हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1947 में बुक आती है। इनमें दलितों का बौद्ध धर्म में उद्भव बताया गया है। बेसिकली जो दलित थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स ये 1955 में बुक आती है। फिर रिडल्स इन हिंदुइज्म 1956 में बुक आती है। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1956 में बुक आती है। द बेटिंग फॉर वीजा ये ऑटोग्राफी है। और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम ये भी उनकी एक पुस्तक है। अम्बेडकर के समाचार पत्र तो मूक नायक ये 1920 में स्टार्ट होता है। बहिष्कृत भारत 1927 में प्रारंभ होता है। दोनों अखबार मराठी भाषा में निकाले गए थे और समता ये एक पत्रिका थी। अब जाति का उन्मूलन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक 1936 में आई थी, उसको देखते हैं। तो दरअसल यह एक भाषण था जिसे अम्बेडकर ने 1936 में संत बीए के जात पात तोड़ो मंडल के लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में इनको पढ़ना था। पर हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना की पूर्व सूचना के कारण सम्मेलन रद्द हो गया। तब यह पुस्तक के रूप में छापा गया। अम्बेडकर ने अंतर जाति भोजन यानी सहभोज या अन्य उपायों को सीमित बताते हुए लिखा कि जाति उन्मूलन का वास्तविक उपाय अंतर जाति यानी विजाति विवाह है और कुछ भी जाति प्रथा का समाधान नहीं। जब इंटरकास्ट मैरिज होगी तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो कास्ट है उसका जो काइंड ऑफ प्रभाव है या कास्ट विलुप्त हो जाएंगे। अंतरजातीय विवाह का निषेध ही जाति प्रथा का मूल है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कास्ट में किसी अन्य कास्ट से विवाह नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी जो कास्ट है आप उसको सेक्रेड या पवित्र मानकर उसको बचाना चाहते हैं। तो इससे एक भेद हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन अगर कास्ट ओपन हो जाएंगी और इंटरकास्ट मैरिज होने लगेगी तो इससे क्या होगा? इससे जो इंटरसेक्शनैलिटी है वो डेवलप हो जाएगी और जो जात का इतना बड़ा सा हवा बना के रखा गया है वो समाप्त हो जाएगा। फिर जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है अंतरजातीय विवाह, ना कि सहभोज। खून का मिश्रण ही जाति प्रथा का उन्मूलन कर सकता है। तो अगर खून का मिश्रण हो जाएगा तो फिर सब जातियां एक समान हो जाएंगी। शूद्र कौन थे? हु वर शूद्रास 1946 में पुस्तक आती है। तो इस पुस्तक में जाति व्यवस्था को वेदों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। विशेषकर ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जिसमें ब्रह्मा के विभिन्न अंगों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति इसमें बताई गई है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से किस प्रकार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो एक जगह पर लिखा है कि शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। तो बेसिकली शूद्र कोई जाति नहीं थी, शूद्र ऐसे क्षत्रिय हुआ करते थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। कुछ रहा होगा द्वेष, कुछ उन्होंने ऐसी बातें कर दी होंगी जिससे कि ब्राह्मण नाराज हो गए, तो उन्होंने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। अब भारत में या जो हिंदू परंपरा है उसमें उपनयन संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होता है 2 बार जन्म लेता है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। एक बार तो उसका जन्म जब माँ के गर्भ से होता है पहली बार, दूसरी बार जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब वो वास्तविक रूप से उसको जन्म को माना जाता है। वो एक प्रकार से अब ज्ञान लेने के लिए काइंड ऑफ बन गया है। तो यही बात है कि वो जो क्षत्रिय थे उनका उपनयन संस्कार ब्राह्मणों ने बंद कर दिया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शूद्र बन गए। तो बेसिकली शूद्र कोई जैसे मतलब ब्रह्मा के पैरों वैरों से पैदा नहीं हुए, बल्कि ये ऐसे क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। अम्बेडकर का वैचारिक दृष्टिकोण तो प्रगतिशील अतिवादी थे, ये प्रोग्रेसिव रेडिकलिस्ट थिंकर थे। अम्बेडकर मूलतः उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र व समता मूलक समाज के समर्थक थे। तो याद रखिएगा कि अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े हिमायती थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के बहुत बड़े हिमायती थे, हिंसक मीन्स के विरोधी थे। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये मार्क्स का भी विरोध करने लगते हैं। शुरू में ये मानते हैं कि मार्क्सिज्म भारत की गरीबी को दूर कर सकता है, भारत में सच्चे अर्थों में समानता ला सकता है, लेकिन बाद में ये उसके विरोधी भी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि मार्क्सिज्म हिंसा की बात करता है, तो अम्बेडकर हिंसा की बात नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। हालांकि अम्बेडकर स्वयं को उदारवादियों और मार्क्सवादियों से अलग प्रगतिशील अतिवादी तथा कभी कभी प्रगतिशील रूढ़िवादी कहते थे। अम्बेडकर उदारवाद की समानता, मार्क्सवाद की स्वतंत्रता पर बल न देने के कारण आलोचना करते थे। तो चूंकि उदारवाद समानता वो सब्सटेंटिव समानता की
सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात नहीं करता है, तात्विक समानता की बात नहीं करता है, और मार्क्सवाद भी स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। तो इसलिए दोनों का विरोध किया करते थे। अम्बेडकर फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे, अतः वे विवेक व अधिकार तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को त्रयी के आदर्श के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को त्रयी के रूप में देखते हैं। अम्बेडकर संवैधानिक व संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे, पर वे लोकतंत्र को केवल चुनाव या शासन पद्धति नहीं बल्कि जीवन दर्शन मानते। अब धर्म ब्राह्मणवाद की आलोचना किया करते थे। तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो गाय के मूत्र का सेवन तो कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दलित कम्युनिटी से या सो कॉल्ड शूद्र है, उसको उसको टच करना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कैसा धर्म हुआ? ये कैसा धर्म हुआ जो मानव को मानव नहीं समझता है? इस प्रकार वो उसकी आलोचना किया करते थे। और बौद्ध धर्म के बारे में जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि बौद्ध धर्म में सबको समान माना गया, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी समान माना गया और शूद्रों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा गया। तो इसलिए ये बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और इनका मानना था, जैसे रिलीजन पर, जैसे अम्बेडकर से इनका भेदभाव कैसे था कि जैसे जो मार्क्सिज्म है वो क्या कहता है कि रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस है। ये लोगों के लिए एक अफीम की तरह है रिलीजन, जो लोगों को बरगलाने का काम करता है। लेकिन अम्बेडकर कहते थे कि मार्क्स है वो बुद्धिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता, बुद्धिज्म के बारे में ये कुछ नहीं जानता है। अगर बुद्धिज्म के बारे में जानता तो ये ना कहता कि ओपियम ऑफ मासेस, क्योंकि बुद्धिज्म के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमारी सोल नरिश हो सकती है, जिससे हमारी सोल का पोषण हो सकता है। तो हालांकि ये हर जगह मतलब कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर इनका विश्वास था, इसलिए ये मार्क्सिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडियन परिस्थितियों के हिसाब से ढालना चाहते थे। अपने मृत्यु के थोड़े ही दिन पहले अम्बेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। कहाँ? नागपुर में। और कब? 1956 में। महाड़ का आंदोलन मंदिर व कुओं पर दलितों का प्रवेश से संबंधित है। बाबा साहेब को महाड़ का महात्मा कहा जाता है। अम्बेडकर ने बाइकोम सत्याग्रह, जो कि केरल में हुआ था, धार्मिक समता के लिए में भी हिस्सा लिया। बेसिकली इसमें मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चल रहा था ये। और ये आंदोलन हमने जब E.B. रामस्वामी नायकर को पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था कि ये बेसिकली उन्हीं द्वारा गाइडेड आंदोलन था। उनके अनुसार हिंदू धर्म श्रेणीबद्ध असमानता यानी ग्रेडेड इनइक्वालिटी, मतलब कि जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आपकी अलग पहचान होगी, आपका अलग रुतबा होगा, और अगर आप शूद्र हैं तो आपको हे दृष्टि से देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ग्रेडेड इनइक्वालिटी, घटती हुई इनइक्वालिटी। योग्यता व कर्म की बजाय जन्म सिद्धांत, विवेक बुद्धि की बजाय कर्म कांड व भाग्यवाद में विश्वास किया जाता है। राम व कृष्ण अनुकरणीय नहीं है। भगवत गीता बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को बचाने का माध्यम। फिर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम व ईसाई धर्म की भी आलोचना की है, क्योंकि ये दोनों अनुभवातीत प्रभुत्व यानी कि सबका मालिक हमारा ईश्वर है के साथ साथ सत्तात्मकता व निरंकुशता को बढ़ावा देते हैं। एकमात्र बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है जो अनिश्वरवादी है, आत्मा की मरता को नहीं मानता है, नियतिवाद और पोगापंथी तथा श्रेणीबद्ध असमानता के बजाय विवेक, तर्क, जाति समानता पर बल देता है। अम्बेडकर के जीवन में दर्शन व कर्म का समन्वय दृष्टिगत होता है। उन्होंने अपने विचार जगत और कर्म जगत के बीच समन्वय किया। उनके अनुसार जीवन में कोई भी चीज नहीं है जो शाश्वत और सनातन हो। जीवन का नियम है परिवर्तन, यानी चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट। चेंज ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा परमानेंट रहती है। ये संसार हमेशा बदलता रहता है। अम्बेडकर ने धर्म व दर्शन के बीच अंतर किया है। धर्म व दर्शन का विचार देख लेते हैं तो इस तरह कि धर्म दर्शन का जो अर्थ है वो सत्य का अनुसंधान है, यानी सर्च फॉर ट्रुथ है। दर्शन क्या है? यानी फिलॉसफी में हम क्या करते हैं? प्लेटो ने फिलॉसफी में क्या किया था? सर्च फॉर ट्रुथ की खोज की थी, एक आदर्श राज्य की खोज की थी। तो इसी प्रकार हम दर्शन में सत्य का अनुसंधान करते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य के लिए प्रेम। तो दर्शन में हम सत्य का अनुसंधान करते हैं, जबकि हम धर्म में सत्य के लिए प्रेम प्रकट करते हैं। धर्म और दर्शन में अंतर होता है। उनके अनुसार दर्शन गतिहीन होता है, इसमें कोई गति नहीं होती, जबकि धर्म गतिशील होता है। धम्म के 2 प्रमुख आधार हैं, प्रज्ञा और करुणा। अम्बेडकर ने धम्म को नैतिकता से अभिन्न माना है। धम्म में नैतिकता ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेती है।
धर्म में नैतिकता ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेती है। धर्म का उद्देश्य सृष्टि की उत्पत्ति बताना, संसार का पुनर्निर्माण करना है। अम्बेडकर के अनुसार धर्म समाज के लिए आवश्यक है। यह एक व्यक्तिक वस्तु है, यानी ये इंडिविजुअल इंटू इंडिविजुअल डिफर करने वाली चीज है। फिर मनुष्य को इसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। धर्म की राजनीतिक जीवन में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि रिलीजन को यानी धर्म को हम राजनीति में ला सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर क्या कहते हैं कि ये आपके पर्सनल स्फीयर का मामला है, आप इसे प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रखिए, धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास न करिए। अम्बेडकर सामाजिक विकास में धर्म की रचनात्मक भूमिका मानते हैं तथा धर्म व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। अम्बेडकर के अनुसार धर्म तभी सार्थक हो सकता है जब वह विवेक संगत हो। इस प्रकार अम्बेडकर धर्म को वैज्ञानिक आधार देना चाहते थे। एक आदर्श समाज संगठन के लिए अम्बेडकर ने धार्मिक स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध किया है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में समान कमियां हैं। दोनों श्रेणीबद्ध असमानता, वही ग्रेडेड इनइक्वालिटी, विवेक व बुद्धि के बजाय जन्म सिद्धांत को मानते हैं। हिंदू धर्म व जाति व्यवस्था एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। बेसिकली वो कहते थे कि हिंदू लोग तो अच्छे हैं, लेकिन ये अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब क्योंकि ये अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको ही छोड़ दूंगा। बात ये तो ये छुआछूत जाति व्यवस्था से अलग है। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में लिखते हैं कि अछूत वे टूटे हुए लोग हैं, यानी ये वो ऐसे ब्रोकन मैन हो जो ग्रामीण समुदाय की सीमा से बाहर रहा करते थे। इन लोगों ने बौद्ध धर्म व गोमांस को त्यागने से मना कर दिया, अतः इन्हें अछूत बना दिया गया। तो ऐसे लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया और जिन्होंने गोमांस खाना बंद नहीं किया, उनको अछूत बना दिया। और ये ग्रामीण जो समुदाय है उसके बाहरी सीमा में रहा करते थे। जाति के उद्भव का कारण बौद्ध धर्मी उद्भव है। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए अंतर जाति विवाह का उपाय सुझाया है। छुआछूत से मुक्त होने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं अछूतों की है। उन्हें शिक्षित व संगठित होना होगा। अछूत ही अछूतों का नेतृत्व करेंगे, यानी अनटचेबल्स ही अनटचेबल्स का नेतृत्व करेंगे। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा में श्रम का ही विभाजन नहीं, अभी तो उनमें श्रमिकों का भी विभाजन था। अम्बेडकर ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा को एक विचार, एक मन स्थिति कहा है कि एक मन ही स्थिति है। उनके अनुसार जाति प्रथा के विनाश से समाज में वैचारिक क्रांति आएगी। अम्बेडकर ने जाति की विशेषताओं को मिश्रित सांस्कृतिक वातावरण में विजातीयता पर थोपी गई सजातीयता माना है। अस्पष्टता, ब्रोकन मैन, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म व गाय का मांस। तो द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स 1947 में आई इस रचना में अम्बेडकर ने अस्पष्टता के उदय यानी ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी पर प्रकाश डाला। ब्रोकन मैन यानी टूटे हुए आदमी वह समूह थे जिन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था ने हाशिए पर धकेल दिया था। परिणाम स्वरूप इन समूहों ने समानता व गरिमापूर्ण जीवन हेतु बौद्ध धर्म अपना लिया। ये ब्रोकन मैन ब्राह्मणों से घृणा करते थे। कालांतर में ब्राह्मणों के दबाव की वजह से कुछ ब्रोकन मैन वापस हिंदू धर्म में आ गए, कुछ बौद्ध ही बने रहे। गरीबी की वजह से ये बौद्ध सस्ता व सब सुलभ होने की वजह से गौमांस खाते थे। बेहतर आर्थिक स्थिति की वजह से ब्राह्मणों ने गौमांस का परित्याग कर गौ को पवित्र घोषित कर दिया। इस प्रकार अस्पष्टता उत्पत्ति के दो मूल कारण थे, ब्रोकन मैन का बौद्ध धर्मी होना और ब्रोकन मैन का गोमांस खाना। अब सामाजिक न्याय व सहायक राज्य व्यवस्था, सोशल जस्टिस एंड सपोर्टिव पॉलिटी। तो अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हाशियाकरण से निकालकर मुख्य धारा में लाना जरूरी है तथा सामाजिक न्याय की स्थापना आवश्यक। अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य के जीवन में धर्म अथवा राजनीति की अपेक्षा समाज की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अम्बेडकर की आदर्श समाज की धारणा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इनका मानना था कि जैसे भारत को राजनीतिक समानता हमें दे दी गई है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही निर्माण हुआ तो हमें राजनीतिक समानता तो दे दी गई, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम पोलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं एज फार एज पोलिटिकल स्फीयर इज कंसर्न। लेकिन जब तक हमें समाज हमारे अधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही आर्टिकल 17 में हमें दे दिया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे रिमूव किया जा रहा है, लेकिन जब तक समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ अनटचेबिलिटी बुरी है और इसे हम समाप्त करते हैं, तब तक अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं होगी। और आज 70 साल हो गए, समाज ने अभी भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए अभी भी अनटचेबिलिटी जो की तो बनी हुई। हालांकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, लेकिन लार्जली अभी भी जो भारत है उसमें अनटचेबिलिटी है। अम्बेडकर के जीवन ध्येय गरीबों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना था। उनका जीवन ध्येय क्या था? गरीबों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना। इस हेतु राज्य समाजवाद को आवश्यक मानते हैं, स्टेट सोशलिज्म को आवश्यक मानते हैं।
कि स्टेट लोगों की सामाजिक और आर्थिक मदद करेगा। जो डीपीएसपीज में लिखा हुआ है उनको लागू करेगा। तो स्टेट सोशलिज्म मतलब कि स्टेट बढ़ चढ़ के वेलफेयर करेगा फॉर दोज हु आर इन नीड, जो जिनको जरूरत है। राज समाजवाद केवल आर्थिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक आधार भी है। तो सामाजिक और आर्थिक सुधार राज्य करेगा। सामाजिक न्याय के लिए सहायक राज्य व्यवस्था व सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। तो अम्बेडकर ने 3 प्रकार के सुरक्षा उपाय बताए हैं। पहला, स्वायत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी ऑटोनोमस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीति में पृथक प्रतिनिधित्व या आरक्षण दिया जाए। तो हम देखते हैं कि आज भी जो लोकसभा है और राज्यसभा में तो नहीं पर लोकसभा में और विधानसभाओं में एससी या एसटी के लिए सीटें कुछ ना कुछ आरक्षित रहती हैं। तो ये यही बात है, इनके लिए ऑटोनॉमस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। वंचित समूहों को सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो है ही 27% ओबीसीज को, फिर ऐसे ही मतलब एससी एसटी को भी दिया जाता है आरक्षण, ठीक है ना। इन सब के लिए सार्वजनिक विवेक की बजाय निश्चित संवैधानिक उपाय किए जाएं। अम्बेडकर के राज्य संबंधी विचार, तो अम्बेडकर ने अपने चिंतन में राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना। वही क्यों, अगर समाज सुधर जाएगा तो जो सामाजिक परिवर्तन है या सामाजिक सुधार है वो आसान हो जाएंगे। राज्य कोई भी सुधार करेगा, जैसे राज्य ने आर्टिकल 17 में लिख दिया कि अनटचेबिलिटी समाप्त कर दी जाती है, लेकिन समाज कहाँ स्वीकार कर रहा है। तो समाज का दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी उन्होंने राज्य को एक उपयोगी व अनिवार्य संस्था के रूप में स्वीकार किया है। अम्बेडकर के अनुसार राज्य साध्य नहीं साधन है, राज्य टूल है जिसके माध्यम से सामाजिक व आर्थिक सुधार किए जाएंगे। राज्य का मुख्य कार्य है मानव सेवा। अम्बेडकर ने राज्य के अस्तित्व के प्रयोजन व औचित्य पर उदारवादी दृष्टिकोण स्वीकारा है। अम्बेडकर उदारवादी होते हुए भी राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप के पक्षधर नहीं थे। राज्य हस्तक्षेप करे, क्यों, क्योंकि जो आर्थिक और सामाजिक समानता है वो राज्य के बिना हस्तक्षेप के लाई नहीं जा सकती है। राज्य अगर वेलफेयर नहीं करेगा तो जो डिप्रेस्ड क्लास है वो अपना हित नहीं कर पाएगी या अपना विकास नहीं कर पाएगी उस प्रकार से जिस प्रकार से होना चाहिए। अम्बेडकर ना तो राज्य को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते थे और ना ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वच्छंद बनाना चाहते थे। राज्य के कार्य क्या क्या है, प्रत्येक नागरिक की जीवन स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति और निष्ठा की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी वही आर्टिकल 19 में जो बात दी गई। फिर सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक असमानता को समाप्त करना। तो राजनीतिक असमानता और सामाजिक आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात की गई है। बेसिकली ये सामाजिक व आर्थिक समानता की बात कहाँ है, डीपीएसपी में आती है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को भय और जरूरत की चिंता से मुक्त किया जाए। आर्थिक विचार, तो अम्बेडकर ने भारी उद्योगों, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सहकारी कृषि का समर्थन किया। क्यों, क्योंकि इससे जो जातिगत भेदभाव है वो समाप्त होंगे। जब हम लोग बड़े शहर में जाते हैं तो आप किसी से उसकी जाति नहीं पूछते हैं। जातिगत व्यवस्था कहाँ पर पनपती है, ये पनपती है गाँवों में। इसीलिए गांधी जी कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, विलेज रिपब्लिक का, और इसका विरोध करते हैं कौन, अम्बेडकर। अम्बेडकर कहते हैं अगर गाँवों को स्वायत्तता दे दी जाएगी तो वहां पर जो डोमिनेंट क्लास है, ब्राह्मण क्लास है, वो पूरे जो दलित कम्युनिटी है या एसटी एससी है उनको दबा के रखेगी, तो फिर कहाँ से स्वराज जाएगा। इसलिए आप मिश्रित अर्थव्यवस्था लाओ, भारी उद्योग लाओ, आप केंद्रीकरण के ऊपर ज्यादा विश्वास करो। अम्बेडकर के आर्थिक विचार निम्नलिखित रचनाओं में मिलते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1915 में। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 में बुक आती है। फिर रचनाएं हैं इनकी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी कोलन इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में आती है ये बुक, पेपर था ये। द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में ये पुस्तक आती है। तो अब अम्बेडकर के लोकतंत्र पर क्या विचार है उनको देखते हैं। तो अम्बेडकर के अनुसार यदि राजनीति को समता, न्याय, शोषण विहीन व अबाधित अवसर के रूप में स्थापित करना है तो लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाना होगा, यानी वे ऑफ लाइफ के रूप में अपनाना होगा। यानी ये हमारी जीवन पद्धति हो। जैसे लिबरलिज्म आज वेस्ट में जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है, वैसे डेमोक्रेसी को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना चाहिए। ये केवल एक गवर्नमेंट का फॉर्म बनकर ना रह जाए, ये हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में उतरना चाहिए। कुल मिला के ये कह रहे हैं, हमारे समाज के चरित्र में उतरना चाहिए। प्रजातंत्र में नियमबद्धता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ सोसाइटी, कि हम सभी को समान माने। अम्बेडकर की प्रजातांत्रिक पद्धति राजनीति में बुद्धिवाद और व्यवहारवाद का प्रतीक है।
अम्बेडकर शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण को आवश्यक मानते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की शक्तियां एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे केंद्रीकरण होगा और एक ही व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु निम्न आवश्यक परिस्थितियां होना आवश्यक बताया। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र से पूर्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए, यानी कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान दिया जाए, प्लस लोगों को सामाजिक रूप से इतना सशक्त बनाया जाए, उनका सोशल एम्पावरमेंट किया जाए कि वो अपनी बात को समाज में रख सकें। जब तक हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं बनेगी, हम रियल फॉर्म में जो हमारी जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुदलीय व्यवस्था हो, तो उस समय कांग्रेस सिस्टम ज़्यादा हावी था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था हो, प्रभावी एवं सशक्त विपक्ष हो, जागरूक जनमत व स्वतंत्र मीडिया हो, फिर लोकतंत्र स्वस्थ संवैधानिक परंपराओं के पालन पर आधारित हो। तो लोकतंत्र स्वस्थ संवैधानिक परंपराओं के पालन पर आधारित हो।